Hello, good morning everyone. Let's start our class. हमने चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का और आज हम चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम वन शॉट में ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं अपने क्लास 12 के सारे हम वन शॉट में ख़त्म करेंगे जिससे आपको रिवीजन करने में ईजीनेस हो। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Principles are the fundamental truths to guide thinking and actions. अभी हमने मैनेजमेंट पढ़ा कि कोई प्रोसेस होता है मैनेजमेंट जिसको स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है ना। यहाँ प्रिंसिपल्स हैं जो कि फंडामेंटल ट्रुथ्स होते हैं या फिर गाइडेंस होते हैं जिससे हम अपने आगे के एक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, हमें आगे के लिए गाइड करते हैं, उनको प्रिंसिपल्स बोलते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। अभी जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके नेचर, इम्पोर्टेंस, फिर फ्यूल प्रिंसिपल है हमारे पास 14 प्रिंसिपल है, फिर लिमिटेशंस, फिर गाइडलाइंस, फिर समरी और फिर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो हमें एग्जाम में यूज करने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो एक फंडामेंटल या फिर जर्नल ऐसे ट्रुथ्स होते हैं या फिर ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं या थिंग होती है जो मतलब हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि हम आगे क्या करें, क्या डिसीजंस लें, हमारे आगे क्या एक्शंस होने चाहिए। Principles of management are fundamental journal truth which provide guidelines for managerial decision making और actions। यानी आगे की एक्शन और डिसीजन लेने के लिए हमें जो काम आता है, जो गाइडलाइंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल होते हैं यूनिवर्सल अप्लीकेबल होते हैं हर जगह, जो सारा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, सब में प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल अप्लीकेशन होती है, यूनिवर्सल अप्लाई होते हैं। ओके, उसके बाद जर्नल गाइडलाइंस होती हैं। ये जर्नल गाइडलाइंस होती है, इसको हम फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते अगर हमारी मर्जी नहीं है तो। ठीक है, तो ये जर्नल बस गाइडलाइंस होती हैं, चाहे इसको फॉलो करें या ना करें। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जर्नल गाइडलाइंस formed by the practice and experimentation। बार बार एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिस करके प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ताकि आगे जो आने वाली जनरेशन्स होती है या फिर आगे आने वाले जो भी लोग स्टडी करेंगे इन चीज़ों को, उनको इजीनेस हो ये काम करने में। ठीक है, तो बाहर प्रैक्टिस करके या कोई एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हम कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस में, उसके लिए हेल्पफुल होते हैं प्रिंसिपल्स। सबसे पहले है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, फिर जर्नल गाइडलाइंस, फिर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनते हैं, फिर उसके बाद है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ओ या फिर नेचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फंडामेंटल, जो बेसिक ट्रुथ्स होते हैं, जो सबको पता है, वो ट्रुथ्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये फंडामेंटल ही होते हैं, है ना। जो बेसिक ट्रुथ, जो सच होता है, जो सबको पता होता है, बेसिक कॉमन, जिसको सबको पता है, उसको बोलते हैं फंडामेंट। जर्नल यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि हर जगह, हर पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं, हर जगह कहीं भी चले जाओ ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ और एक्सपेरिमेंट्स, इसमें बताया था मैंने अभी, जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से जो होते हैं उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, बेस्ड इन रियल लाइफ, जिसको हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, इनको चेंज कर सकते हैं, जो मतलब एक जगह नहीं रहते, बस इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, हम बार बार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बन पाते हैं प्रिंसिपल्स, वरना नहीं बन पाते। अगर सिंगल टाइम हम जैसे यूज करें, बार बार हमें लर्निंग करनी पड़ती है जिससे ये प्रिंसिपल्स फॉर्म हो पाते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें से ही देख लेना अब जो की पॉइंट्स हैं, यही नेचर और सिग्निफिकेंस, यही नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स ही होते हैं। ठीक है, देखो अभी बेसिक ट्रूथ ये रहा फंडामेंटल। ठीक है, जर्नल ट्रूथ, जर्नल यानी यूनिवर्सल में अप्लाई होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट
प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसको बार बार फॉर्म करने के लिए। बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उस पर बेस्ड होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे ये फ्लेक्सिबल होते हैं, वैसे वैसे ये चेंज होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस, यानी कि क्या ज़रूरत है हमें इन प्रिंसिपल्स की। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स अबाउट मैनेजेरियल बिहेवियर, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कि यानी उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता रहता है और कैसे हम उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं, जिससे हमारे हम एम्प्लॉय को बेटर वर्किंग कंडीशंस दे पाएँ, बेटर हम सैलरी दे पाएँ, ठीक है। उसके बाद है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जो डे टू डे डिसीजन होते हैं या फिर लॉन्ग टाइम के लिए जो डिसीजंस होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो मैनेजेरियल होता है, जो वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में इम्पोर्टेंस रखते हैं ये प्रिंसिपल्स, और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के काम आते हैं। हेल्प्स मैनेजर्स इन फेसिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है हमारे कंपनी में जिसको हम सोल्व नहीं कर पाते, तो इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से, इन प्रिंसिपल्स को हम गो थ्रू करके रिवाइज करके कि इनमें क्या लिखा है, उससे हम प्रॉब्लम को जल्दी से सोल्व कर पाते हैं। इंश्योर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सही से सब कुछ फॉलो होगा तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी, जो हमारे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अच्छा रहेगा। सब लोग अपना अपना काम करेंगे, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, अगर ये प्रिंसिपल सही से फॉलो करेंगे तो। एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर न्यू मैनेजर, जो न्यू न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं हमारी कंपनी में, उनको अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उनको काम के बारे में पता, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये नए प्रिंसिपल्स यूज़ में आते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह यूज़ होते हैं, चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, सब जगह प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। ओके, यानी मैनेजर के बिहेवियर को समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, और जो मैनेजर्स कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको सोल्व करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए, और जो ट्रेनिंग होती है नए एम्प्लॉयज़ जो आते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, और हर जगह अप्लीकेबल होते हैं। ये सब इम्पोर्टेंस हैं मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। ओके, अब देखते हैं फ्यूल के प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हमारे पास है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल एक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, जिसमें एक मतलब इनका बर्थ हुआ था 1841 में और 1925 तक। आइडेंटिफाई एज इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए थे मैनेजमेंट के, जो हर इंडस्ट्री में, हर कंपनीज में हमें यूज़ करने चाहिए, जो अलग अलग ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किए थे। सबसे पहले वर्क रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स थे, काम से रिलेटेड, फिर अथॉरिटी से कि कैसे पावर फ्लो करनी चाहिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी, फिर ह्यूमन से रिलेटेड कैसा वर्कर्स का बिहेवियर होता है काम पे, और कुछ भी वर्क करते हैं उसको, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इन सबको अब हम आगे आगे एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, इनको ध्यान से सुनिए सब। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क लीड्स टू मोर एफिशिएंसी, बेटर परफॉर्मेंस। हमारे पास एक न्यू एम्प्लॉय आया है और उसको हम बोल रहे हैं कि तुम्हें इतनी सेल्स करनी है इतने टाइम में, पर फिर उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें रॉ मटेरियल भी लेके आना है, पर उन उसका सिर्फ स्पेशलाइजेशन है, उसका जो फोकस है वो सिर्फ सेल्स में है, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो सिर्फ सेल्स में है, उसे कुछ भी रॉ मटेरियल परचेज वगैरह के बारे में नहीं पता। तो उसको हमें क्या काम देना चाहिए, कंपनी में वो आता है, उसको हमें सेल्स का ही काम देना चाहिए, क्योंकि सेल्स उसकी स्पेशलाइजेशन है। अगर वो सेल्स में काम करेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा और बेटर परफॉर्मेंस होगी उसकी, जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। ओके, सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। हमें काम को डिवाइड कर देना चाहिए वर्कर्स के अकॉर्डिंग कि उसकी क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या चीज़ आती है वर्कर को, उस हिसाब से काम को डिवाइड कर देना चाहिए। सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर हम जिसको जो काम पसंद होगा, जो काम आता होगा, उसी वर्कर को वही काम देंगे, सीधी सी बात है।
इसके, ठीक है। ये जो फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल, इससे बेनिफिट क्या होगा कि उनकी उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसको काम में मन लगेगा तो वो अच्छे से काम करेगा, टाइम बचेगा क्योंकि उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पहले से ही आता होगा वो काम। डेवलप स्किल्स, उसकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होंगी। और रिड्यूस फटीक, फटीक मतलब होता है थकान, थकान, ठीक है। थकान होता है अगर कोई हार जाता है काम पे या फिर थकान हो जाती है उससे, ठीक है, उसको बोलते हैं फटीक। रिड्यूस फटीक पर यानी कि कम हो जाती है, मतलब उसको ज़्यादा थकान नहीं होती, ठीक है, उस पर बर्डन नहीं आता स्पेशली, ठीक है। ये है डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब इसका सिंपल मतलब है कि हमें जो भी वर्कर्स उसका जिसमें भी इंटरेस्ट है और जिसमें भी वो अच्छा परफॉर्म करता है उसको वही काम देना चाहिए। ओके, डन। सेकंड आती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी मैंने अभी बताया था, फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा उसमें, आप जाके वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। टॉप लेवल था, फिर मिडल लेवल था और फिर लोअर लेवल था, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, देखो। टॉप लेवल था, फिर मिडल लेवल था और फिर लोअर लेवल था। थ्री लेवल थे हमारे पास मैनेजमेंट के। इसमें मैंने बोला था अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। अथॉरिटी फ्लो करती है डाउनवर्ड, यानी कि सबसे ज्यादा अथॉरिटी इसके पास है, टॉप लेवल के पास, फिर मिडल लेवल के पास, फिर लोअर लेवल के पास। जो टॉप लेवल होता है वो मिडल लेवल को ऑर्डर्स दे सकता है, जो मिडल लेवल होता है वो लोअर को भी ऑर्डर्स दे सकता है, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कुछ भी काम, जो भी काम हो रहा है कंपनी में उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, कुछ भी गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो फ्लो करता है अपवर्ड, यानी कि सबसे कम जिम्मेदारी लोअर लेवल को मिलेगी कि तुमने ये काम गलत किया, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं काम करने में, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है टॉप लेवल को, फिर मिडल को और फिर लोअर को, ठीक है। सबसे कम मिलती है लोअर को, फिर मिडल को, सबसे ज्यादा मिलती है टॉप लेवल को, ठीक है। तो हम एक, आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें साइड में ना ये बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए या फिर कुछ भी फ्लो चार्ट बना लीजिए जिसमें लिखें, सबसे पहले लिखें टॉप लेवल, मिडल लेवल, इधर लिख देती हूँ साइड में ताकि आपको इजी हो समझने में। सबसे पहले टॉप लेवल, फिर मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल। जो अथॉरिटी होती है वो फ्लो करती है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फ्लो करती है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी इसके पास है, कम 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 ऐसे कम होती जाती है, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी ऐसे ही फ्लो करती है। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा या फिर एक दो चैप्टर बाद आएगा, वो हम बाद में पढ़ लेंगे, उसमें था वर्ड, ओके। गोज इज टूगेदर, हाँ। देखो, मैंने अभी पहले थोड़ा गलत बोल दिया था, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। जो अथॉरिटी होती है वो भी डाउनलोड फुल करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि देखो टॉप लेवल के पास सबसे कम ज्यादा अथॉरिटी होती है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कम कम कम, ओके। जो अथॉरिटी होती है मतलब राइट्स टू गिव ऑर्डर, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक्शंस का जिम्मेदार कौन होगा। अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों साथ साथ में चलती है। बैलेंस बिटवीन टू इज असेंशियल, दोनों के साथ, दोनों को बैलेंस करके हमें कंपनी में काम करना चाहिए, ठीक है। यही था इसमें कि दोनों की दोनों फ्लो करती हैं डाउनवर्ड। थर्ड प्रिंसिपल पर हम चलते हैं, डिसिप्लिन। ओबीडियंस टू रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, यानी डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारा जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। मीन्स गुड सुपरविजन, यानी कि जो हमारा लीडर होता है, जो लीडरशिप होती है, वो सही से सुपरवाइज करे। क्लियर रूल्स, डिफाइंड रूल्स होने चाहिए, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, ये सब डिफाइन होने चाहिए रूल्स।
फेयर ट्रीटमेंट, सबको फेयर ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि एक एम्प्लॉयज़ को हम अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे को बुरे से ट्रीट करने कर रहे हैं, कुछ जानते हैं उसको ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, नहीं जानते उसको कम सैलरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन, यानी कि अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए, बिना बात के किसी भी एम्प्लॉयज़ को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और प्रॉपर से कम्युनिकेट करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो सीधा उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन, अगर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन टूटे रहे हैं या फिर तोड़े जा रहे हैं तो उसके लिए पनिशमेंट भी देनी चाहिए, जिससे डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी में। ओके। उसके बाद आती है यूनिटी ऑफ कमांड। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली। देखो इसको, देखो इस पिक्चर में देखो, ये जो सुपरवाइजर है, ठीक है, ये जो सुपरवाइजर है ये ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, एक एम्प्लॉय को, और इसने सुन लिया, ठीक है, ये बोल रहा है कि तुम अभी जाओ और ना 10 प्रोडक्ट सेल करके आओ। तो इसने सुन लिया, ठीक है सर बॉस मैं जा रहा हूँ, ठीक है, फिर चला गया। और फिर ये क्या है, राइट है, क्योंकि ना इसको सिर्फ एक ही सुपरवाइजर ने एक ही ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो इसने सुना, ये गया, इसने सेल की, आ गया, ठीक है। बट ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि एक सुपरवाइजर आया, दूसरे से उसकी लड़ाई हो रखी थी, उसने उससे पूछा ही नहीं, तो वो आ गया, वो भी आ गया, और तीसरे से भी उसकी लड़ाई हो रखी थी, पूछा ही नहीं, तीनों के तीनों आए, पहला आया, पहला ये आया, मिस्टर ए आया, फिर मिस्टर बी आया और फिर मिस्टर सी आया। मिस्टर ए आया, उसने बोला एम्प्लॉय को, तुम्हें जाके 20 प्रोडक्ट सेल करने हैं, यानी कि ए एरिया में, एक एरिया है जो ए है उसमें 20 प्रोडक्ट सेल करने हैं। बी आया, वो बोलता है तुम्हें नहीं, तुम्हें 30 प्रोडक्ट सेल करने हैं बी एरिया में। फिर ये सी आता है, नहीं इन दोनों ने जो कहा सब गलत कहा, 50 प्रोडक्ट सेल करने हैं कोई और ही सी एरिया में करने हैं, ठीक है, सी जगह है कोई, वहां तुम्हें 50 प्रोडक्ट्स है वो सेल करने हैं। अब ये सुने तो किसकी सुने भाई, तीन तीन लोग आ गए, तीन तीन बॉस आ गए, अब मना भी नहीं कर सकता वरना जॉब जाएगी इसकी। तो बॉस ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो किसकी सुने भाई इन तीनों में से, तीनों काम बता रहे हैं कि जिसकी नहीं सुनेगा तो इसकी गलती हो जाएगी। तो यानी एक सुपरवाइजर से एक ही ऑर्डर आना चाहिए, एक एम्प्लॉय को एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर्स आने चाहिए, सब मिलके उसको एक बार में ऑर्डर मत दो जिससे उसको कुछ समझ ना आए। कंफ्यूजन अराइजेज, कंफ्यूज हो जाता है जो एम्प्लॉयज होता है वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। अराइजेज इफ मोर देन वन सुपरवाइजर गिव ऑर्डर, अगर एक से ज्यादा सुपरवाइजर होंगे, 1 2 3, तो ये जो एम्प्लॉय है कंफ्यूज हो जाएगा भाई, इसको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसे खिचड़ी पकेगी इसके दिमाग में, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, एक गोल है सबको वही अचीव करने के लिए काम करना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड वन प्लान वन हेड। अगर जो हमारा अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव है, अगर एक ऑब्जेक्टिव है उस तक सबको पहुंचना है, तो उसमें सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, हमारा बार बार अलग अलग प्लान नहीं होने चाहिए एक ही जगह पे पहुंचने के लिए, और ना ही अलग अलग हेड होने चाहिए। यहाँ देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इन सब का सिर्फ एक ही प्लान है और एक ही हेड होना चाहिए, ठीक है, एक ही प्लान होना चाहिए, यानी कि आगे आने वाले टाइम में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा ये वो होगा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट होगा हमारा ऑब्जेक्टिव। तो इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है, जिसके लिए ये तीनों, ये सब के सब लोग है ना, एक साथ काम करके प्रॉफिट लेके आए अपनी कंपनी में, ठीक है। एक ही प्लान होना चाहिए जिसको ये लोग फॉलो करें और अचीव करें। उसके बाद है सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंफर्ट्स नॉट इंडिविजुअल। देखो सबसे पहले, मेंटर्स डू नॉट टेक डिसीजन फॉर पर्सनल गेन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द, बट फॉर द बेनिफिट्स। अभी एक एम्प्लॉय है भाई, उसके है भाई की शादी, और बी एम, और उसके बाद ए जो एम्प्लॉय है, देखो चलो इतना अच्छा सा एग्जांपल लूंगी मैं, आपको बिल्कुल याद रहेगा हमेशा के लिए। ए है एम्प्लॉय, उसके पास दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो उसके पास दो चीजें जिसमें से वो डिसाइड कर सकता है। सबसे पहले है भाई वो घर जा सकता है आराम से, शादी का एग्जाम्पल चलो कैंसिल कर, आराम से जा सकता है और मस्त खाना खुना खाएगा और सो जाएगा, टीवी देख के नेटफ्लिक्स देख के सो जाएगा। दूसरा है कि कंपनी की एक
इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये है कंपनी, इसकी है इम्पोर्टेंट मीटिंग, ठीक है, जिसमें भाई कोई नई कंपनी है या फिर कोई लोग हैं जो सीईओ वगैरह आ रहे हैं डील्स वगैरह पक्की करने, ठीक है, आ रहे हैं। तो ए के लिए इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? मस्त घर पे जाना, या खुद के पर्सनल मजे के लिए, पर्सनल गेन के लिए घर पे जाना और नेटफ्लिक्स एंड चिल करना, या फिर अपनी कंपनी के लिए काम करना, अपनी कंपनी के लिए काम करना, या फिर मीटिंग करना, इसका इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। ये नहीं है कि घर पे जाऊंगा मजे करूंगा, ये है इसके लिए इम्पोर्टेंट काम, ठीक है। सो मैनेजर्स को कोई भी डिसीजन अपने खुद के फायदे के लिए नहीं लेनी चाहिए। अगर दो डिसीजंस आते हैं जिसमें एक में खुद का फायदा हो, एक में कंपनी का हो रहा हो, तो कंपनी के फायदे के लिए, बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना चाहिए। आई होप सबको याद रहेगा क्योंकि मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट में प्लीज़ बता देना। मैं सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं सबकी सीरीज लेके आऊंगी। मैं फिर से बता देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो मैं वो भी समझा सकती हूँ, ठीक है, तो आप बताना। उसके बाद है रेम्यूनेशन, या रेम्यूनेशन, इतना डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है भाई, पर रेम्यूनेशन मतलब होता है वेजेस, ठीक है, वेजेस या सैलरी। देखो ये पैसे बन रहे हैं यहाँ पे, सैलरी या वेजेस कुछ भी, ठीक है। पेमेंट यानी कि सैलरी, वेजेस, वेजेस होते हैं वो हमें एक बार करने के बाद टाइम मतलब मिल जाते हैं। सैलरी हमें मंथली मिलती है, वेजेस हमें डे के वाइज मिल सकती है या फिर वीक के अकॉर्डिंग मिल सकती है, ओके। ये डिफरेंस है दोनों में। जो पेमेंट होती है वो फेयर होनी चाहिए और सेटिस्फाइंग फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। देखो, वर्कर है उसके जो पैसे मिल रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन से, जो सैलरी मिल रही है ना एम्प्लॉय को, वो दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एम्प्लॉयर भी देने को तैयार हो सैलरी, कि मैं इतनी सैलरी दे सकता हूँ, ठीक है, और एम्प्लॉय भी इतनी सैलरी लेने के लिए तैयार हो कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए और इतने में ठीक है, इस जॉब के लिए इतनी सैलरी चाहिए होती है, ठीक है। नेचर, किस फैक्टर्स पर हमारी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है? नेचर ऑफ वर्क, कि हमारा किस टाइप का काम है, क्या काम कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन, क्या क्या डिग्रीज हमने ले रखी, क्या क्या स्किल्स हमारे पास हैं, क्या एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है हमारा पास्ट का, हमें इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम तैयार हैं, और मार्केट रेट में इस काम का क्या मतलब प्राइस चल रहा है, क्या सैलरी चल रही है, ठीक है। इन पर डिपेंड करती है हमें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, जो फेयर होनी चाहिए और सेटिस्फाइंग करे बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को। ये नहीं कि कंपटीटर्स, जो हमारे जो राइवल कंपनीज होती हैं जिनसे हमारा डायरेक्ट कंपटीशन होता है, वो ज़्यादा सैलरीज दे रहे हैं, हम कम दे रहे हैं, तो छोड़ के एम्प्लॉयज़ उसमें चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए ऐसा। हमें फेयर सैलरीज देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन। अथॉरिटी इज सेंटर्ड एट द टॉप लेवल, यानी कि जो अथॉरिटी, जो पावर लेने का डिसीजन होता है, जो मतलब डिसीजन लेने की पावर होती है, सॉरी, जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास ही ज़्यादा होनी चाहिए, यानी टॉप लेवल के पास ही होनी चाहिए। जिसमें आता है एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। हम्म, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है, अब सेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे फिर ये बाकी का पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सेंट्रलाइजेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये बाकी का पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सारे के सारे याद कर सकते हैं प्रिंसिपल्स, ओके। चलो तो सेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं। अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल, जो पावर लेने मतलब डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो टॉप लेवल के पास होनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या एडवांटेज होगा, जल्दी से जल्दी डिसीजन होंगे, बाद में भाई मिडिल के पास जा रही है पावर, वो कुछ बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है, तो ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, तो जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे टॉप लेवल के पास होगी, तो ठीक है। यूनिफॉर्म पॉलिसीज, यानी सबके लिए सेम पॉलिसीज होंगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बेटर कंट्रोल, सही से टॉप लेवल सबको मैनेज कर पाएगा, सबको कंट्रोल कर पाएगा। लिमिटेशन, ओवरलोड, लिमिटेशन यानी कि नुकसान क्या क्या हो सकते हैं इस, अगर अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल के पास रहेगी, तो सेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल के पास है, ठीक है।
डिसीजन लेने की पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास है। जो लिमिटेशंस क्या क्या होंगी कि ओवरलोड हो जाएगा टॉप लेवल के पास, यानी उसके पास ज़्यादा काम हो जाएगा, उनको ही सब डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिले डिसीजंस हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं कभी कभी डिसीजंस, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं टॉप लेवल को, तो डिसीजंस पीछे हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ना, जो डिसीजंस होते हैं वो देर तक लिए जाएंगे, ठीक है, लेट हो जाएंगे मतलब, ठीक है। डिस्करेजेस इनिशिएटिव्स, यानी कि कोई भी नई, कोई भी न्यू पॉलिसीज आने वाली है, न्यू चीज़ें आने वाली हैं कंपनीज में, ठीक है, वो डिस्करेज उनको मतलब कम समय मिलेगा, उनको ज़्यादा वो नहीं मिलेगा, फोकस नहीं मिलेगा, जिससे हम उनको अपने जो कंपनी है उसमें इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, सो अभी के लिए 2 मिनट्स का ब्रेक। आती हूँ मैं 2 मिनट में, आप इतने रिवीजन कर ले, नोट्स बना ले। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। ओके, तो हमने नाइन्थ, सॉरी 8 प्रिंसिपल्स पढ़े थे 8 प्रिंसिपल्स। अब नाइन्थ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको 100 ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सारे प्रिंसिपल्स, ठीक है, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन रिलेटेड प्रिंसिपल्स, यानी स्केलर चेन। स्केलर चेन, अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड बी डिफाइंड, ठीक है। सबसे पहले टॉप है, मिडल है, लोअर है, फिर वर्कर्स आते हैं। तो कम्युनिकेशन जो फॉलो होता है वो ऐसे फॉलो होना चाहिए कि सबसे पहले जो बात होगी टॉप लेवल की वो मिडल तक आएगी, फिर मिडल से लोअर तक, फिर वर्कर्स तक जाएगी, ठीक है। ऐसे सिंपल सीधी लाइन फॉलो होनी चाहिए, ये नहीं बीच में कोई किसी से बात कर रहा है, कुछ भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जिससे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो स्केलर चेन होनी चाहिए, यानी सीधी लाइन फॉलो होनी चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करते टाइम। ओके, उसके बाद है ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट प्लेस। हर जिस भी, जैसे कोई भी चीज़ है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी चीज़ रखी है, पेन, प्रोडक्ट्स, फाइल्स, कुछ भी रखे हैं हमारे पास, उनकी एक जगह होनी चाहिए, ठीक है। और हर जगह के लिए कोई भी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें कुछ भी चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हमें पता होगा ये फाइल इधर है, ये फाइल इधर है, ये बजट इधर है, ठीक है, ये सेल्स की इधर है, प्रोडक्शन की इधर है, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा टाइम सेव करेगी। अवॉइड कंफ्यूजन, हमें जल्दी से कुछ भी चीज़ें ढूंढनी होंगी तो उसके लिए हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद इंप्रूव करेंगे एफिशिएंसी, जल्दी से जो भी काम करना होगा वही वही काम कर सकते हैं जल्दी से फाइल उठा के, ठीक है। क्रिएट गुड इमेज, हमारी जो कंपनी होती है उसकी रेपुटेशन अच्छे से प्रेजेंट होगी, क्योंकि कोई भी आएगा कंपनी में तो सारी चीज़ें अपने प्लेस पर मिलेंगी, डिफाइन मिलेंगी, ठीक है। सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे मिलेंगी, कोई इधर उधर गिरती पड़ती नहीं रहेंगी, ठीक है। उसके बाद है
11 11 है इक्विटी। मैनेजर शुड बी काइंड एंड जस्ट इन देयर बिहेवियर। जो मैनेजर्स होते हैं उनको काइंड होना चाहिए एम्प्लॉयज के साथ में, जिससे वो उनको उनको अपना ही मतलब दोस्त बना के रखना चाहिए मैनेजर्स को, जिससे वो एक दूसरे के प्रति लॉयल रह पाए और अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाए और उनको एक दूसरे से प्रति शिकायत भी नहीं होगी। ठीक है, तो जो सबको ना इक्वल इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ये नहीं कि एक इंसान को अच्छे से ट्रीट करें, एक को बुरे से ट्रीट कर रहे हैं। बिल्ड्स लॉयल्टी। ठीक है, इक्विटी मतलब लॉयल्टी बिल्ड्स होती है इससे, मोटिवेशन इंक्रीज होता है, मैनेजर प्रेजेस कर रहा है, मैनेजर ही काइंड है। ठीक है, क्रिएट्स गुडविल, हमारी जो कंपनी होती है उसकी अच्छी रेपुटेशन होती है। काफ़ी सारी वैकेंसीज, काफ़ी सारी हमारे पास रिक्रूटमेंट के लिए जॉब्स के लिए अप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है, जिससे हमारी जो कंपनी है उसकी गुड रेपुटेशन होगी, गुडविल होगी। ठीक है, मार्केट में। ओके, गुडविल मतलब रेपुटेशन, बाहर से लोग हमारी कंपनी को कैसे देखते हैं, कितनी रेपुटेशन है हमारी कंपनी की। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ऐसे हमने कोई एम्प्लॉय को हायर किया और उसको हमने 2 दिन में निकाल दिया बिना बताए, ये कोई जॉब सिक्योरिटी है? ऐसे कोई आएगा कंपनी में, जो भी एम्प्लॉय आ रहा है सबको 2-2 दिन में हटा रहे हैं, किसी को 4 दिन में हटा देते हैं कंपनी से, किसी को 10 दिन में, किसी को कुछ नहीं बताते क्या टाइम है क्या नहीं। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि हम कंपनी में कब तक टिके रहेंगे। ठीक है, कब तक रहेंगे हम कंपनी में, कभी भी फायर कर देते हैं हमें। तो इसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी, की हमें स्टेबल रखना चाहिए, जो जो जॉब होती है वो स्टेबल रखनी चाहिए। ठीक है, टेन्योर यानी कि टाइम। ठीक है, काम करने का जो टाइम है उसको हम स्टेबल रखना चाहिए कि इतने टाइम तक तुम इस जॉब में हो, 10 ईयर तक हो, 5 ईयर तक हो, कॉन्ट्रैक्ट से साइन होना चाहिए कि बार बार एकदम से नहीं निकाल सकते एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज शुड हैव जॉब सिक्योरिटी, जिससे इनको डर ना लगे बार बार कि हम निकल सकते हैं जॉब से। अगर उनको डर रहेगा तो वो ढंग से काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, और कंपनी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे ढंग से। बिल्ड्स लॉयल्टी, इससे लॉयल्टी बिल्ड होती है। रिड्यूस टर्नओवर यानी कि जो भी एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चला जाता है उसको बोलते हैं टर्नओवर, यानी कि कितना रेट है टर्नओवर का, कितने परसेंट से लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं हमारी कंपनी को छोड़ के, क्या रीजन है। ठीक है, उसको बोलते हैं टर्नओवर। उसके बाद है इंक्रीज एफिशिएंसी, काम अच्छे से कर पाएंगे, एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे। सेव्स ट्रेनिंग कॉस्ट। देखो, हम अगर हर 4-4 दिन में, हर 2-4 दिन में मतलब फायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, तो हर जो नया आ रहा है उसको फिर से ट्रेनिंग दे रहे हैं, 2 महीने के लिए रख रहे हैं तो फिर नया आ रहा है फिर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ट्रेनिंग की कॉस्ट भी हमारी बचेगी, एक ही एम्प्लॉय रहेगा हमारे पास। ठीक है, 10-15 ईयर तक तो एक ही एम्प्लॉय रहेगा, तो ट्रेनिंग का कॉस्ट भी बचेगा। उसके बाद है इनिशिएटिव। मैनेजर शुड एनकरेज एम्प्लॉय टू इनिशिएटिव, यानी कि जो नए आइडियाज हैं, इनिशिएटिव यानी कि नए आइडियाज, नई पॉलिसीज जो कंपनी में होती हैं उसको उसको लेके आना। ठीक है, मैनेजर्स होते हैं उनको नए आइडियाज को एनकरेज करना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी बता रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर वो अच्छा आइडिया लगा तो उसको आगे प्रोसीड करना चाहिए, टॉप लेवल तक बताना चाहिए उसे और फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो इनिशिएटिव्स यूटिलाइज एबिलिटी, उनकी एबिलिटी का सही से यूज कर पाएंगे और इंक्रीज एंथुजियाज्म, यानी कि जो भी काम वो कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनकी इंक्रीज होगी एफिशिएंसी। ओके, यही है। डेवलप्स न्यू आइडियाज को डेवलप करेंगे। पर्सनल ग्रोथ, खुद की एम्प्लॉयज की पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है स्प्रिट दी ग्रुप्स, टीम वर्क। स्प्रिट दी ग्रुप्स मतलब एक ही है, टीम वर्क, की टीम में काम हो करके चलो। ठीक है, प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी, यानी कि एकता और टीम में काम, सॉरी, एकता और टीम में काम को प्रमोट करेंगे। ओके, स्प्रिट दी ग्रुप, एक साथ काम करना और टीम में काम करना प्रमोट करेंगे। बिल्ड्स कॉर्पोरेशन, क्रिएट्स हार्मनी, हार्मनी इंक्रीज होगी और एक साथ काम करेंगे तो कॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी बिल्ड हो पाएगी अच्छे से, और इंक्रीज एफिशिएंसी होगी और एक दूसरे से रिलेशंस जो एम्प्लॉयज के होते हैं वो अच्छे से रहेगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कम होंगे अगर काम में और टीम में एक साथ काम करेंगे। ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स हो गए हैं। आप लोगों को काफी हार्ड लग रहे होंगे अभी, है ना, समझ नहीं आ रहा होगा कि यार अभी समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे करें, इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं। ये हमारे पास स्पेस है, इसमें हम, मैंने अभी बताया आपको निमोनिक बताऊंगी कि कैसे
हम रिवाइज कर सकते हैं सारे के सारे जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं इनको। 1 2 ऐसे याद रख सकते हैं हम सारे के सारे प्रिंसिपल्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, डेड UCUSSROIC। ओके, इससे याद रख सकते हैं। अगर ये चीज याद रखेंगे बस तो आपको सारे प्रिंसिपल्स याद होने वाले हैं। अभी D4 डिवीजन ऑफ वर्क साथ साथ में लिख लीजिए मेरे। A4 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट D4 डिसिप्लिन। हमारे पास एक खत्म हो गया है, उसके बाद U आएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद C आएगा हमारे पास, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल के पास ही सारी अथॉरिटी होगी, सारी पावर होगी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का डिवीजन हो जाएगा, अथॉरिटी का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, माय सॉरी UC। ओके, USSR। U for unity of direction। S for subordinate ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह हमें जर्नल इंटरेस्ट लेके चलना चाहिए। ठीक है, कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट S for स्केलर चेन। R for रेम्यूनरेशन। उसके बाद है O। O for order। I for initiatives। S for स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ठीक, E for इक्विटी। नेक्स्ट E for स्प्रिट दी कोप्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको? निमोनिक इतना अच्छा निमोनिक है ये, आपको हमेशा के लिए सारे प्रिंसिपल्स याद होने वाले हैं। डेड UCUSSROIC। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो कुछ भी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। यहाँ पर है लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, फिर गाइडलाइंस, फिर समरी करेंगे। ठीक है, चलो। हमारे पास आती है लिमिटेशन। क्या क्या नुकसान है हमारे प्रिंसिपल्स के? नोट यूनिवर्सल, मे नोट बी अप्लाई इन ऑल सिचुएशन। हर सिचुएशन में, हर जगह तो अप्लाई होते हैं, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में अप्लाई तो होते हैं, बट हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कंपनी में जिनमें प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, इनका यूज ही नहीं रहेगा कुछ भी। फिर बिहेवियर, यानी ह्यूमन का बिहेवियर तो भाई अनसर्टेन है, उनको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता रहता है, ऐसे ही प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है। प्रिंसिपल्स मतलब फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो ह्यूमन का बिहेवियर तो चेंज होता है, तो ये डिपेंड्स करता है बिहेवियर पर। ठीक है,
डायनेमिक यानी कि चेंज होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। कभी ये टाइम है, कभी अभी ये प्रिंसिपल्स यू फॉलो हो रहे हैं, आगे आगे नहीं होंगे कभी कभी, ठीक है। कभी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होगा, सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि फॉलो हो पाए। गाइडलाइंस ओनली और नॉट एब्सोल्यूट रूल्स। ये रूल्स नहीं है कि इनको सब फॉलो ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बिल्कुल जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी, कि ये गाइडलाइंस है, सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है, आपको बताती है आप ये कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप करो या फिर ना करो, ठीक है। उसके बाद आती है गाइडलाइंस फॉर गुड यूज। गाइडलाइंस किस लिए हमारे पास जरूरी है, देखो, अंडरस्टैंड दी प्रिंसिपल्स क्लियरिटी। गाइडलाइंस क्यों जरूरी है, ताकि प्रिंसिपल्स को सही से यूज अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर पाए, जो हमारे जजमेंट्स और प्रिंसिपल्स हैं उनको हम कंबाइन करके साथ लेके चल पाए। और जो चेंज होता है एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आएगा भी नहीं मेरे ख्याल से तो एग्जाम में। प्रॉपर एथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, सही प्रैक्टिस होनी चाहिए, अनएथिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समरी प्रिंसिपल्स, हमने प्रिंसिपल्स क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, कोई रूल्स नहीं है। 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे फ्यूल की, जिसमें 6 हेड्स में डिवाइड किए गए थे। हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट में ये जजमेंट है, रिडिजल ये नहीं है कि इसको हम ही फॉलो करना ही है, या फिर ये आए ही है प्रिंसिपल्स कुछ रिसर्च वगैरह करके जिसको हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। जजमेंट है यानी कि टाइम टू टाइम जो लोगों ने देखा, जो कि कंपनीज में होता है, उनको देख के जजमेंट्स दी गई है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जो हमारे पास है कीवर्ड्स, कि इन कीवर्ड्स को हम यूज करेंगे एग्जाम में, अब अगर अपने क्वेश्चंस में, आंसर्स में, ठीक है, एग्जाम के टाइम में, तो हमें काफी फायदा हो सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, division of work, authority, responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure in, ठीक है। यानी कि ये आपकी शॉर्ट समरी है सारे के सारे चैप्टर की, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर मैनेजमेंट पढ़ा, फिर अब पढ़ते हैं 14 प्रिंसिपल्स। डेड, देखो अभी अभी आपको दिखाती हूँ अंडरलाइन करके, ठीक है। आपको लग रहा होगा ना कि क्या बता दिया यार इन दीदी ने, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। डेड, यू सी, USSR, ओ, हाय, सी, ठीक है। हो गया हमारे पास सारा, बस यही था। क्या बच गया ये भाई, रेमुनेशन कैसे बच गया, ऐसे तो नहीं बचना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी में था, ठीक है, ये कर लेना। अथॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो एक आर ये हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। फिर से बता दे सकती हूँ मैं, डेड, यू सी, जिसके साथ ही है US, USSR, O, I, C, ओके, कंप्लीट आपका। इसको याद ही रखना है, अगर मार्क्स चाहिए तो डेड, UC, USSR, OIC, ओके, इतना इजी है। इसको आप याद रखना ही रखना है, बिल्कुल रखना है, वरना एग्जाम टाइम में दिक्कत होगी, ठीक है। रिवाइज इसको करना है, नहीं तो एग्जाम टाइम में हमको कुछ समझ नहीं आएगा। समझ गए सब, इनको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। इन सबको मिटा देते हैं ताकि हमारा पेज खराब ना हो, ओके।
आई होप सबको समझ आया हो, ठीक है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगी या ये पीडीएफ अटैच कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको खुद से बनाने, खुद से बना लेना या प्रिंट कराने हैं तो प्रिंट करा लेना, आपके काम आएंगे, ठीक है। खुद से बना लेना या फिर प्रिंट करा लेना, रिवीजन के लिए आपको काम आ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।